पॉइजन गर्ल थ्रिलर एक्शन स्टोरी एपिसोड 7 प्रिंसिपल की परछाई। उसी रात जब नताशा उर्फ पॉइजन गर्ल एनपीएल हाउस पर कहर बनकर टूटी, शहर के दूसरे छोर पर एक और साजिश जन्म ले रही थी। करीब रात के 10 बजे का वक्त था। एक सुनसान फार्मा फैक्ट्री की गलियों में सन्नाटा पसरा था, लेकिन भीतर एक रहस्यमयी हरकत चल रही थी। एक कर्मचारी साधारण सी यूनिफॉर्म में, पर चेहरे पर घबराहट की स्पष्ट झलक लिए हुए, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी जेब में सीक्रेट फाइल से भरी एक पेन ड्राइव और कोट के भीतर छुपा एक खतरनाक रसायन था। जैसे ही वो एग्जिट गेट की ओर बढ़ा, एक सुरक्षा कर्मी ने उसे रोक लिया। रुको, अपना पहचान पत्र दिखाओ। गार्ड की आवाज में सख्ती थी। क्या बकवास है? वो आदमी झल्लाया। मैं रिसर्च एनालिस्ट असलम हूं। तुम मुझे नहीं जानते? जानता हूं, फिर भी आईडी कार्ड दिखाओ। गार्ड ने बिना झुके उत्तर दिया। घबराहट छिपाते हुए उस आदमी ने पहचान पत्र दिखाया। गार्ड की आंखें सिकुड़ी। ये कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया? पल भर की चुप्पी। ये मेरा ही कार्ड है, उसने हकलाते हुए कहा। और तभी पीछे से आती है एक डरावनी गूंजती हुई आवाज। असलम कहाँ है? वो आवाज जैसे किसी दैत्य की थी। उसके पीछे खड़ा था राका, एक 6 फुट 11 इंच लंबा, पत्थर जैसी मांसपेशियों वाला भयावह चेहरा, और एक ऐसा तेज कि उसके सामने अच्छे के पसीने छूट जाए। उसने एक ही झटके में उस नकली असलम को गले से पकड़कर हवा में उठा लिया। उस आदमी के पांव हवा में झूलने लगे और फिर धड़ाम! राका ने उसे जमीन पर इतनी ताकत से पटका कि उसकी टांग की हड्डियां चटक गई। वो तड़पने लगा। कोट की जेब से वो जहरीला रसायन बाहर गिरकर जमीन पर फूट गया। सीक्रेट फाइल वाली पेन ड्राइव भी दूर जा गिरी। राका ने बारी बारी से पहले पेन ड्राइव को, फिर टूटी परखनली से जमीन पर बहते रसायन को, और फिर उस कराहते आदमी को देखा। वो आगे बढ़ा और अपने भारी बूट से उसकी टूटी हुई टांग पर जोर से दबाव डाला। मैंने पूछा था, असलम कहाँ है? वो मेरे घर पर बंद है, दर्द में डूबा जवाब आया। राका ने मुस्कुराकर उसकी टांग को और जोर से मसल दिया। तू है कौन? मैं प्रिंसिपल का आदमी हूं। ये सुनते ही राका की आंखों में आग सी चमक गई। प्रिंसिपल कहाँ है? उसने उसका गला फिर से दबोचा। मुझे नहीं पता। राका ने उसका दाहिना हाथ पकड़ा और एक झटके में घुमाकर अलग कर दिया। चीखों की गूंज पूरी फैक्ट्री के भीतर फैल गई। तू ये फाइल और रसायन किसे देने वाला था? एक लड़की को। वो मेरे घर पर रात 12 बजे आने वाली थी। चल, अपना पता बता। वो कांपते हुए बोला। 13A ओल्ड टाउन कॉलोनी। अब उसके हाथ और पैर टूट चुके थे। दर्द की हर लहर उसके चेहरे पर थरथरा रही थी। राका ने अपने आदमी को इशारा किया। इसे जिंदा रखो। अगर सच बोला है तो मौत सुकून भरी होगी, वरना। उसकी हंसी फैली, वो क्रूर हंसी जो इंसान की रूह तक को कपा दे। उस आदमी की आंखों के सामने अब सिर्फ अंधेरा था। उसके परिवार को बंधक बना लिया गया था। एक प्रिंसिपल नाम के आदमी के गुंडों ने उसे मजबूर किया कि वो खुद को असलम कहकर फैक्ट्री में घुसे और वो सीक्रेट फाइल वाली पेन ड्राइव और वो केमिकल लेकर वहां से आए और उस अनजान लड़की को सौंप दे। कहा गया था, काम पूरा करो, परिवार सुरक्षित मिलेगा और 50 लाख रुपए भी। पर अब ना पैसे थे
और ना ही कोई उम्मीद। था तो बस दर्द। वो धीरे धीरे अचेत होता गया। मध्य रात्रि के घने अंधेरे में जब घड़ी में 12 बजने के समय ने दस्तक दी, 13A ओल्ड टाउन कॉलोनी के उस फ्लैट में एक रहस्यमय साया चुपके से प्रवेश कर रहा था। ये साया अनजान था कि उसकी हर गतिविधि राका की तीक्ष्ण, बाज सी नजरों के अटल फोकस में थी। वो साया नाजुक कदमों से धीरे धीरे फ्लैट की गहराइयों में बढ़ा, मानो किसी गुप्त मिशन का हिस्सा हो। शायद वो उस नकली असलम का इंतजार कर रहा था जिसने वादा किया था कि वहां एक लड़की, एक पेन ड्राइव और उस रहस्यमय रसायन के लिए आएगी। राका, जो हर चाल में माहिर था, उसने अपने 4 गुर्गों को उस लड़की को पकड़ने का आदेश दे दिया था। 4 हट्टे कट्टे गुंडे अपनी पिस्तौलें थामे चुपके से उस फ्लैट में दाखिल हो गए। उनकी चाल में एक खतरनाक शांति थी। फ्लैट के भीतर वो लड़की स्तब्ध थी। असलम रस्सियों में जकड़ा हुआ बेबस पड़ा था और वो 4 गुंडे पहले ही घर में घुस चुके थे। उन्होंने उसे दरवाजा बंद करने तक का भी मौका नहीं दिया। चुपचाप हमारे साथ चल लड़की, एक गुंडे ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में क्रूरता की गहरी गूंज थी। वो रहस्य में लड़की समझ चुकी थी कि वो इनके जाल में फंस गई। लेकिन शायद प्रिंसिपल के लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन गुंडों की नजर में वो एक कोमल, नाजुक हसीना थी, लगभग 30 वर्ष की, गोरी, पतली दुबली, एक ऐसी युवती जिसका सौंदर्य उनकी लालची आंखों को भा रहा था। लड़की ने उनकी नजरों की गंदी भूख को भाप लिया था। उसने धीरे से अपना हाथ नीचे ले जाकर अपनी शर्ट के बटनों पर रखा। क्या कर रही है? कोई भी गलत हरकत की तो परलोक पहुंचा देंगे, एक गुंडे ने धमकाया। लेकिन उसकी धमकी उस लड़की पर बेअसर थी। उसने निश्चय के साथ अपनी शर्ट के सारे बटन खोल दिए थे और उसे उतार फेंका। चारों गुंडे अब उसे एकटक निहार रहे थे। उसका दूधिया बदन, जिस पर अब केवल अंतर वस्त्र शेष थे, उनकी नजरों को बांधे हुए था। वो अब अपनी पैंट के बटन खोलने लगी। चारों गुंडों में से किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। उनकी आंखें बस उसके कोमल वक्ष और दूधिया देह पर टिकी थी। शायद वे चारों गुंडे उसकी चाल में फंस चुके थे। उसने पैंट नहीं उतारी थी, बल्कि इसी बहाने अपनी बेल्ट से 4 जहरीले डार्ट निकाल लिए और एक फुर्तीले चीते की तरह उसने उन डार्ट्स को चारों गुंडों की ओर फेंक दिया था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, चारों जहर की चपेट में आकर ढेर हो गए। उसी फुर्ती से उसने एक डार्ट से बंधे हुए असलम का गला भी काट दिया था। उन डार्ट्स में भरा जहर इतना घातक था कि 5 के प्राण पखेरु पलक झपकते ही उड़ गए थे। लड़की वहां से निकलने ही वाली थी कि अचानक वो दैत्य प्रकट हुआ। राका ने अपने चारों आदमियों की लाशें देखी, साथ ही असलम का निर्जन शरीर देखा और उस अर्धनंग लड़की को भी देखा। उसे सारी कहानी समझने में देर नहीं लगी। उसकी आवाज गर्जना बनकर गूंजी। लगता है प्रिंसिपल ने तुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। लड़की सकपकाई। उसके पास 6 डार्ट थे, जिनमें से 5 वो इस्तेमाल कर चुकी थी। उसने अपनी आखिरी डार्ट राका की ओर फेंकी, ये उम्मीद करते हुए कि वो उसे भी उतनी ही आसानी से मौत के घाट उतार देगी। लेकिन उसे राका का असली रूप नहीं पता था। राका केवल एक दैत्यकार योद्धा ही नहीं था, बल्कि अंडरवर्ल्ड का सबसे कुशल कातिल था। रंजीत सिंह की काली दुनिया शायद राका के कंधों पर ही टिकी थी। वो न केवल हाथी सा बलशाली था, बल्कि चीते सा फुर्तीला भी था। उसने उस डार्ट को एक तीव्र झटके से बचाया और वो डार्ट दीवार से टकराकर गिर पड़ा। लड़की अब सहम गई थी। राका ने उसके दूधिया बदन को एक बार फिर से निहारा और क्रूर मुस्कान के साथ बोला,
यार, तू तो जैकपॉट है और आज की रात रंगीन होने वाली है। उसने एक जोरदार थप्पड़ उस लड़की के चेहरे पर जड़ा, जिससे वो अधमरी सी हो गई थी। राका ने उसे अपनी बाहों में उठाया और वहां से ले गया। कुछ ही पलों के बाद वो लड़की बिना वस्त्रों के राका के घर के पलंग पर पड़ी थी। राका उसके शरीर का हर कोना भोग रहा था। उसकी क्रूरता में एक जंगली आनंद था। प्रिंसिपल कहाँ है? उसने क्रूरता से भरे लहजे में पूछा। वो लड़की राका के बाहरी शरीर के नीचे दबी थी। उसकी कोमल देह को राका की क्रूरता कुचल रही थी। वो जितना दर्द दे सकता था, दे रहा था। लड़की खामोश थी। राका ने फिर गर्जना की। जब तक मैं तेरे मजे ले रहा हूं, बता दे, वरना तेरा ये कोमल बदन तार तार हो जाएगा। तू ऐसी तड़पेगी कि तेरी रूह तक कांप उठेगी। वो और जोर से उस पर अपनी क्रूरता थोपने लगा। लड़की पीड़ा में थी। राका का दैत्याकार शरीर उसके लिए झेलना अब असहनीय हो रहा था। वो जानती थी कि राका अब उसे नहीं छोड़ेगा। वो उससे प्रिंसिपल का ठिकाना उगलवाकर ही मानेगा। आखिरकार वो बोल उठी। रुक जा, मैं बताती हूं। राका एक पल के लिए ठिठका। प्रिंसिपल का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे उसे फोन करना था, फिर वो खुद आकर मुझसे वो पेन ड्राइव और रसायन ले जाता। राका ने उस लड़की को गहरी नजरों से देखा। उस दूधिया चेहरे पर एक मासूमियत थी जो शायद सच बोल रही थी। उसने उसे एक गहरा चुंबन दिया और बोला, तो चल, उसे अभी फोन कर। कौन था ये प्रिंसिपल? एक रहस्य। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, कहाँ रहता है। और वो लड़की जिसने बिना पलक झपकाए 4 प्रशिक्षित गुंडों को जहरीले डांट से मौत के घाट उतार दिया था, वो कौन थी? उसको ट्रेनिंग किसने दी थी? क्या वो सिर्फ एक प्यादा थी या फिर किसी बड़ी साजिश की शतरंज की रानी? क्या ये सब नताशा से जुड़ा था? पॉइजन गर्ल, जिसका अतीत खुद एक गूढ़ अध्याय था, क्या ये सब उसी रहस्यमय श्रृंखला का हिस्सा था जिसमें एनपीएल हाउस पर हुआ हमला भी सिर्फ एक मोहरा था? हर घटना के साथ परतें खुल रही थी, परंतु उनके नीचे और गहराई और अंधकार छिपा था। जैसे जैसे साजिश की धुन छटती गई, उससे कहीं ज्यादा गहरी और काली परछाइयां उभर रही थी। क्या ये कोई बहुत बड़ी साजिश थी जो अब अपने अगले खूनी अध्याय की ओर बढ़ रही थी?